Hello guys and welcome to GoPrep. I'm Nidhi Kehel and I'm your physics faculty at GoPrep. आज के सेशन में गाइस हम GoPrep टैलेंट सर्च एग्जाम 2020 स्लॉट थर्ड का एनालाइज करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, बाकी सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे बट सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट कितने हद तक समझे हैं। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम उसके आंसर पे आएंगे। गाइस देखिए क्वेश्चन के अंदर था कि आपके पास ना दो डायग्राम दिए हुए हैं, लाइक दो सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं, एक फर्स्ट दिया हुआ है एंड एक सेकंड है। फर्स्ट वाले में क्या हुआ है कि आपको आर रेजिस्टेंस वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उस टाइम पे वो पी पावर कंज्यूम कर रहा है। कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है? पी पावर कर रहा है। फिर क्वेश्चन में कहते हैं कि बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्या वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की अगर हम इसके साथ उस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दे कि जो पहले पावर आपकी पी डेसिपेट हो रही थी वो p/2 हो जाए। दैट मीन्स आपको क्या उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब आप उसे सर्किट के साथ कनेक्ट करें तो जो पावर पहले आपकी पी डेसिपेट हो रही थी वो p की जगह p/2 हो जाए। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं ना इजिली वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं गाइस? हमें पता है कि इस वाले केस में जो फर्स्ट वाला था उसमें पावर की वैल्यू दी हुई है p²/r, ये मुझे फर्स्ट वाली में दी हुई है वैल्यू। अब सेकंड वाली पावर को हम p' मान लेते हैं और वो कितनी है? p/2। क्वेश्चन में बोल रखा है p/2 है पहले वाले के, तो दैट मीन्स हमारे पास जो p' की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? v²/2r। ये मुझे पावर पता है सेकंड वाले केस में। अब क्वेश्चन में धीरे धीरे आते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन गाइस डी था। अब ये डी कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे पता है ओम्स लॉ v इक्वल्स टू क्या? IR। तो सेकंड वाले केस में जब वो सीरीज में लगा हुआ है तो सबसे पहले I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकंड सर्किट? तो V और R कितना है मेरे पास? R प्लस R', क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाता है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस? अगर मैं पावर की वैल्यू निकालना चाहूं सेकंड केस में जिसको मैं P' मान रही हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी? I²R। कितनी हो जाएगी? I²R। I की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है तो जरा इसको इस जगह पर पुट कर देते हैं। तो ये हुआ आपके पास। अब P' की वैल्यू क्या है गाइस? P' की वैल्यू तो मैंने पहले निकाली ना, v²/2r, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। v²/2r यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, v² से v² गया तो मेरे पास क्या बचा? 2r² इक्वल्स टू r प्लस r' का होल स्क्वायर। मैथ्स बची है, फिजिक्स तो खत्म। तो उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2r इक्वल्स टू r प्लस r'। अब मुझे r' की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो इजी स्टेप क्या है? 2r√2r माइनस r इक्वल्स टू r' इक्वल्स टू √2 माइनस 1r। सो विच वाज योर? डी ऑप्शन। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट था। इसमें क्या एनालाइज करना था? सिर्फ आपको पावर की फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी आपको अप्रोच चेंज करनी है, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक वायर है, वायर के अंदर ए बी डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है और साथ में एक लूप और आपको गिवन है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो PQ और RS पे ध्यान देना है। बोलते हैं पहले हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, फिर हम उसको मैच करते हैं हमारी स्टेटमेंट के साथ, फिर उसको मैच करेंगे ऑप्शन के साथ। करेक्ट ऑप्शन में आपको बता दूं कि C वाज योर करेक्ट ऑप्शन। C आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था। क्या बोलते हैं? अगर AB वायर में करंट ऊपर की साइड जाएगा, PQ वायर में करंट ऊपर की साइड जा रहा है और RS में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना गाइस, आपको पता है कि जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो आपके पास जो ए बी है और PQ है ये दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। AB और RS में करंट फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो PQ में मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और RS में मेरे पास कैसी लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। दोनों में फोर्स तो लगेगी। PQ आपका नियरर है टू वायर AB, जो PQ वायर है आपका ये AB के पास है तो फोर्स इसमें ज्यादा लगेगी और ये वाला आपका दूर है तो इसमें फोर्स कम लगेगी। अब ऑप्शन चेक करना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन मेरे इस ऑब्जर्वेशन के साथ मैच कर रहे हैं और एलिमिनेट करते हैं और अपने करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। आर्म PQ विल गेट अट्रैक्टेड टू वायर AB। एग्जैक्टली PQ तो अट्रैक्टेड होगा ही
एंड RS will get repelled from the wire AB. Exactly. तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब देखते हैं कि फर्स्ट कौन कौन से में स्टेटमेंट में था, ए में था, सी में था, तो यानी कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन तो मेरी पहले से ही हट गए। बी एंड डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं आ रहा। सेकंड बोलते हैं wire PQ will get repelled from the wire AB and RS get attracted to wire AB. ऑब्वियसली ये तो मैं हटा ही चुकी हूं, तो ये ऑप्शन तो रहा ही नहीं। थर्ड और चेक करना है कि गाइस थर्ड मेरा करेक्ट था या नहीं। फोर्स ऑन आर्म PQ एंड RS विल बी अनइक्वल एंड ऑपोजिट। एग्जैक्टली गाइस, अनइक्वल है क्योंकि बराबर नहीं है, PQ पे ज्यादा है, RS पे कम है, अनइक्वल एंड ऑपोजिट, एक पे अट्रैक्टिव है, एक पे रिपल्सिव है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और आगे मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस? थर्ड क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसके अंदर, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट to in a lift accelerating downward with a uniform acceleration of A is 3/2. The acceleration of the lift is, आपको acceleration lift का बताना है कि क्या गिवन होगा। गाइस देखिए, अगर आपके पास आप रेस्ट पे है, सो योर वेट mg ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। अगर आप रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली यू आर इन कॉन्टेक्ट विथ एनी सरफेस, तो आप पे नॉर्मल भी लगेगा। तो पहले वाले केस में मैं बोलती हूँ नॉर्मल इक्वल्स टू mg, और जब हम वेइंग मशीन पे जाके अपना वेट मेजर करते हैं तो हमें नॉर्मली पता चलता है। तो फर्स्ट केस में वेट आपका कितना हुआ, mg। कितना वेट हुआ आपका, mg। ओके, अब बोलते हैं कि वो आपकी जो लिफ्ट थी, जिस लिफ्ट के अंदर आप थी, वो नीचे की साइड जाना शुरू करती है, एक्सेलरेट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। योर mg एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल तो अभी भी कांटेक्ट में है, ऊपर की साइड ही लगेगी, पर आपका एक्सेलेरेशन इस वाले डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ, F net इक्वल्स टू ma। F net यहाँ पे क्या है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड इक्वल्स टू ma। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, अपनी नॉर्मल की वैल्यू निकालते हैं, mg माइनस ma इक्वल्स टू योर नॉर्मल। नॉर्मल आपके पास क्या है, वेट है, तो उसको W2 बोल लेते हैं, लाइक वेट 2, जब आपकी लिफ्ट नीचे की साइड एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m यहां से कॉमन लेते हैं, g माइनस a हमारे पास आता है। रेशियो मुझे क्वेश्चन में कितना बताया, 3/2। सो हम इसको लिख सकते हैं W1 यानी कि वेट 1, वेट 2 इक्वल्स टू 3/2 विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन क्वेश्चन, इक्वल्स टू कितना, वेट 1 हो जाएगा mg अपॉन mg माइनस a, m से m आपका जाएगा, तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3g माइनस a इक्वल्स टू कितना, 2g। ये हो जाएगा 3g माइनस 3a इक्वल्स टू 2g, तो ये कितना हो जाएगा, g इक्वल्स टू 3a। हमें तो एक्सीलरेशन बताना था विच इज इक्वल टू g/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, ए वाज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं पता था तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको आ सकती है। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, और नॉर्मली ग्राफ के क्वेश्चंस आपके फ्री के नंबर होते हैं क्योंकि ग्राफ सबसे इजी टॉपिक है। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था और ऑप्शंस क्या निकालने थे। गाइस आपको एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन था, आपको इस ऑब्जर्वेशन पे बताना था कि कौन सा ग्राफ आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं पहले यहाँ पे क्या बताते हैं गाइस। देखो, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है बॉडी में वो इंक्रीज तो हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, पर वो कांस्टेंट रेट से हो रही है। अब हमें पता है हमारे पास दो तरह के ग्राफ है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक था मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है आपके पास कि यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी कि वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। तो मेरे पास ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सारे ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो सकते हैं पहले वाले इंस्टेंट के लिए। फिर आप देखते हैं कि आपका एक्सीलरेशन एकदम से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो अब कांस्टेंट है। दैट मींस अब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी, उसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तभी तो एक्सेलेरेशन जीरो है। तभी तो एक्सेलेरेशन जीरो है। जो इनिशियल स्पीड थी वही आपकी फाइनल है, अब आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तभी एक्सेलेरेशन जीरो है। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट कहां पे है। ये ऑब्जर्वेशन भी है, ये ऑब्जर्वेशन भी है, ये ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है। तो अब ये तो खैर ए और सी यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो गए हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब ये तो मुझे समझ में आता है कि यहां तक तो मेरे पास ग्राफ बिल्कुल ठीक है। लास्ट में क्या आता है
कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलेरेशन है फिर से आपका क्या होता है, जीरो पे हुआ, जीरो के बाद एक्सेलेरेशन दोबारा कांस्टेंट होता है, यानी कि जब आपकी स्पीड कांस्टेंट थी तो आपकी इसके बाद स्पीड दोबारा बढ़नी शुरू हुई, वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज होनी शुरू हुई। तो ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है गाइस? तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेलेरेशन अगेन कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन क्या, कि आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो यही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये तो दोनों सेम ही है, और ये तो कुछ अलग ही लेवल का ग्राफ दिखा रहा है कि एकदम से क्या हो गया, जीरो हो गई वेलोसिटी। सो योर बी ऑप्शन वाज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर सी भी यही है तो ये देख लेंगे, पर बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, दोनों ही गलत हो गए, तो बी आपके लिए तो और इजी हो गया। ठीक है, तो ये क्या एकदम से बढ़ता है, सो बी वाज योर करेक्ट ऑप्शन। अभी फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं गाइस, आपके पास 3 वेसल थे, आपको दिख रखा है कि तीनों का बेस एरिया बिल्कुल सेम है, बेस एरिया एग्जैक्टली सेम था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पोर्ड इन द 3 वेसल, आपने इक्वल वॉल्यूम वाटर तीनों में डालना शुरू किया, या कोई भी लिक्विड तीनों वॉल्यूम में एक साथ डालना शुरू किया, तीनों जार में एक साथ डालना शुरू किया। आपको बताना था कि प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम होगा। देखो बेस एरिया तो बिल्कुल सेम है, इसका पर ऊपर का एरिया ज्यादा है, इसका ठीक ठाक है, इसका और कम है। तो गाइस जो हाइट है ना आपकी, वो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा राइज की होगी एज कंपेयर टू ए एंड बी। थर्ड ऑप्शन में जो आपकी हाइट है वो सबसे ज्यादा राइज की होगी लिक्विड की एज कंपेयर टू ए एंड बी, ए में और कम हुई होगी। आपको पता है प्रेशर मेरे पास क्या होता है, प्रेशर मेरे पास क्या होता है, हाइट के साथ वेरी करता है, जहां ज्यादा हाइट वहां ज्यादा प्रेशर। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन सी था, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मेरे पास सी ऑप्शन में थी, तो ज्यादा प्रेशर कहां पे आया होगा, जहां पे ज्यादा हाइट, विच इज योर सी ऑप्शन। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे कि 3 आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट थी हैविंग मास m1 m2 एंड m3 आर मेड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट अलोंग द फ्रिक्शनल लेस पाथ। आपको एक फ्रिक्शनल लेस पाथ के ऊपर वो फॉल करती है। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट m1 m2 m3, और वो स्ट्रेट हाइट में आती है, लाइक स्ट्रेट हाइट में तीनों की तीनों आती है, कोई भी रेजिस्टेंस ऐसी फोर्स नहीं है जो उनके ऊपर लग रही है, तीनों आ रही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड टू रीच द ग्राउंड? आपको पूछ रहे हैं कि जब वो ग्राउंड पे आई तो उनका रेशियो क्या होगा। गाइस आप एक बात देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी किसी सर्टेन हाइट पे होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने लगती है, लाइक आप उसको जैसे ही थ्रो करते हो ऊपर से नीचे आती है, या आप उसको फॉल करते हो ऊपर से नीचे आती है, सो योर पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विच इज इक्वल टू हाफ mv²। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another. So your potential energy got converted into a kinetic energy. तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल है आपके पास mgh एंड काइनेटिक है हाफ mv²। मास से मास जाएगा, वेलोसिटी का रेशियो निकालना तो वेलोसिटी को ही ले लेते हैं इस साइड, v² इक्वल्स टू 2gh which is equal to √2 2gh। अब हाइट सेम है, ग्रेविटी तीनों पे सेम लग रही है, लाइक g की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, 2 कांस्टेंट है। तो गाइस क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी मास आया, क्योंकि हमें तो बोल रखा है कि तीनों का अलग अलग मास है m1 m2 m3, तो मास तो इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं नहीं आया। दैट मीन्स योर ए ऑप्शन वाज करेक्ट, क्योंकि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तीनों का रेशियो आने का सेम ही होगा। अगर हाइट सेम है, जी की वैल्यू सेम है, 2 तो योर कांस्टेंट है। सो गाइज ये आपका फिजिक्स का पोर्शन था। अब हम केमिस्ट्री के पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके क्वेश्चंस अच्छे गए होंगे। सो अब केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रज्ञा मिश्रा एंड आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी। आई होप आपका स्लॉट 3 एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। जीटीएससी का आपने बहुत प्रिपरेशन की थी, तो आई होप कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया है एग्जाम। चलिए डिस्कस करते हैं उनके सॉल्यूशंस, द आंसर की ऑफ स्लॉट 3। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार पेयर। आइसोबार बच्चे होते हैं द सेट ऑफ एटम्स विच हैज सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। तो आपको ये देखना है, if we can say J is an element because J is not at all present in as the form of any element in periodic table. Periodic table में J is the only alphabet which is not
प्रेजेंट, तो बच्चों एटॉमिक नंबर आप यहाँ पर डेजिग्नेट करते हो, मास नंबर यहाँ पर डेजिग्नेट करते हो. दिस शुड बी सेम इफ यू आर हैविंग 2 एटम्स और आपको देखना है कि वेदर दे आर आइसोबार्स और नॉट. तो बच्चों ए शुड बी सेम फॉर बोथ दीज. तो यहाँ पर वी हैव 40 फॉर कैल्शियम एंड ऑर्गन. बी के लिए है आपका कार्बन बट 12 and 13, so this is not. Hydrogen and deuterium, that is also not. Chlorine 35, 37, they are isotope. आइसोटोप में बच्चों आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. बट आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज और आर नॉट न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों, हमसे पूछा है. जब भी कभी क्वेश्चन में नॉट है तो हाईलाइट द नॉट, सो दैट आपको पता रहे. कभी कभी गलती से हम नॉट को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वेदर वी आर राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट. सो चलिए बच्चों, वी हैव बीन गिवन 4 सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एथेनोइड. सोडियम क्लोराइड बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं. न्यूट्रल सॉल्ट बच्चों होते हैं विच आर फॉर्म्ड, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. इनसे जो सॉल्ट बनते हैं बच्चों, हम सबको पता है एसिड और बेस से क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रल सॉल्ट वो होंगे बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि आपका NaCl. NaCl आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. सो ये आपका कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है. सो दैट इज नॉट मीन्स ये आपका करेक्ट नहीं है. आपसे पूछे गए हैं नॉट द न्यूट्रल सॉल्ट, सो ये तो आपका न्यूट्रल है. सोडियम सल्फेट, अब बच्चों आपको बताना है सोडियम सल्फेट, राइट. तो बच्चों सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल एसिड. सोडियम सल्फेट बच्चे दैट इज Na2SO4 which is made by the reaction of sodium hydroxide and sulfuric acid. ये है आपका NaOH plus HCl and this is your NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सो ये भी नहीं है आपका, मतलब ये भी है आपका न्यूट्रल सॉल्ट. सो ये भी आपका सही नहीं है. अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड, ये किसकी रिएक्शन से बना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3. दिस इज कार्बोनिक एसिड. बच्चों ये आपका वीक एसिड है, राइट. ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है बट दिस इज योर वीक एसिड, तो इसीलिए ये बच्चों नहीं है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट. इसीलिए okay fine, this is not the neutral acid. Sodium ethanoate, same, sodium hydroxide plus ethanoic acid which we all say acetic acid. ये भी नहीं है न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि इसका भी एसिड जो है वो वीक है. ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. फाइन. तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी विच सेज 3rd and 4th आर नॉट द न्यूट्रल सॉल्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट potassium chlorate on decomposition by heat produces oxygen. Calculate the amount of KClO3, that is potassium chlorate, needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of carbon monoxide gas at NTP. चलिएगा, very interesting question. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है बच्चों, that is carbon monoxide, yes, plus oxygen gives out carbon dioxide. Fine. अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, 1 mole of carbon monoxide, it is 1 mole, it is 1/2 or 0.5 and this is also 1 mole. आपको बताना है, we have to calculate the amount of potassium chlorate needed to supply sufficient oxygen. Fine. तो देखिए 1 mole of any gas occupies, देखिएगा 1 mole of gas, any gas occupies 2.4 liters, right? This we know.
अब देखिए 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एट एनटीपी रिक्वायर्स ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए बच्चों हमें? 0.5 डिवाइडेड बाय 22.4 multiplied 112. Fine. So that will give you almost 2.5 mole. Right? Great. अब देखिएगा यहां पर हमें पता चल गया कि कैलकुलेशन हमने कर ली, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें पता चल गया कि इतना अमाउंट ऑफ गैस वी रिक्वायर सो दैट वी कैन बर्न 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? that this oxygen is to be obtained by heating potassium chlorate. आपको ये निकालना है जो ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, सो दैट इज, आप यहाँ पर रिएक्शन लिख सकते हैं, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट व्हेन इट विल डिकम्पोज इट विल गिव पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब बच्चों देखिएगा इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 3 which will give it 2 and here also 2. Fine. So अब आपको देखिए यहाँ पर 2 moles हैं and यहाँ पर बच्चों 3 moles. क्लियर? अब इसी तरीके से आप निकाल लीजिए जैसे आपने स्टेप 1 में किया था, जैसे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 moles ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इसका बच्चों है 245 ग्राम। फाइन, इट इज 245 ग्राम। अब आप कैसे निकालेंगे? 2.5 मोल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कि 2.5 मोल्स 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट? सो 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस। तो आप बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, 245 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 divided by 3 because 3 molecules of oxygen are here, so that will give you 204.16 gram. So that will be option A which is the right answer. बच्चों हमने कैसे किया इस न्यूमेरिकल को? सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हमने निकाला है कि ऑक्सीजन विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड, उससे हमने बच्चों निकाल लिया है कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नीडेड, हमें ये निकालना है लास्ट में। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, विच इज, सबसे पहले है 34.20 ग्राम ऑफ कैन शुगर, शुगर है बच्चे दैट इज योर C12H22O11। तो आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो चलिएगा सबसे पहले निकालते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22, सबसे पहले निकालेंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हमारा 1 मोल ऑफ C12H22O11, राइट? तो यहां पर है 342U, राइट? इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास जो है। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालेंगे आप इसका? जो 342 आया ये कैसे आया बच्चों? सो दैट इज 12 into 12 बिकॉज 1 कार्बन 12, सो वी हैव 12 कार्बन प्लस 22 into 1 प्लस ऑक्सीजन का बच्चे होता है 16, so that is 16 into 11, so that will give you 342. Fine. अब बच्चों आपको निकालना है 1 mole of cane sugar is equal to 342U, which is 6.042 into 10 raised to power 23 molecules, right? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Now 342 gram of cane sugar contains this much molecules. So अब आपको कैसे 34 this is just unitary method बच्चों, 6.022 into 10 raised to 23 multiplied by 34, क्योंकि हमें 34.20 से निकालना है, तो divided by 342। तो बच्चों जस्ट यूनिटरी मेथड है आपका, एंड द आंसर विल बी 6.022
022 इंटू 10⁻²²। सो देखिए अब बच्चों ये दोनों ऑप्शंस तो रूल आउट हो गए, राइट। वी हैव ऑप्शंस की इन दोनों में से हमारा सही आंसर हो, राइट, क्योंकि ए हमारा मैच हो चुका है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻²²। ना फाइन। अब देखिए बच्चों मैं दूसरा कैलकुलेट आई विल शो सो दैट वी कैन गेट टू नो कि विच वन इज द राइट। जस्ट सिंपल यूनिटरी मेथड बच्चों आपको यहाँ पर यूज करना है टू कैलकुलेट इट। अब सेकंड है हमारा बच्चों, in 1 liter of water assuming that the density of water is 1 gram per centimeter cube। देखिए बच्चों 1 mole of water has 1 mole of water की बात करेंगे तो that has 18 molecules because यहाँ पर ऑक्सीजन 16 plus 2 water that will make 18 gram। So 18 gram is equals to 6.022 into 10⁻²23 molecules। Okay, these are your molecules। नेक्स्ट मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम। मास बच्चे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको मास निकालना है तो दैट विल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। अब देखिए 1000 into 1 that will give you the mass, 1000 into 1 so that will give you 1000 gram। Fine. Now 18 gram of water has 6.022 into 10⁻²23 molecules। So 1000 gram of water will contain, just unitary method, 1000 gram of water, just simple है आपका यूनिटरी मैथड। कैसे आप निकालेंगे 6.022 into 10⁻23 into 1000 डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 18। सो दैट विल गिव यू कितना यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों 3.346 इंटू 10⁻²25। फाइन। सो अब देखिए बच्चों यस वी हैव 1 and 2nd, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फाइन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बट बेस्ड ऑन वेरी सिंपल मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट। Next question है the mass of neutron and proton is considered to be same if the mass of neutron is assumed to be the half of its original value, whereas that of the electron is assumed to be thrice of its original value, then the new atomic mass of carbon 612 when compared to the actual value will be increase हो जाएगा, decrease हो जाएगा। very interesting दो very important question बच्चों। एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। आप इसको एड अप कर देते हैं। सो दैट इज लाइक लेट मी जस्ट चेंज इट। ओके, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। फाइन। प्रोटॉन बच्चे क्या होते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। सो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फाइन, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। अब बच्चों यहां पर दिया है आपको, क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर ए की वैल्यू 12 दी है। व्हाट इज ए इज इक्वल्स टू 12 एंड जी इज इक्वल्स टू 6। फाइन, तो ए और ये वैल्यू लिख करके आप बच्चों निकाल सकते हैं a माइनस जी विच विल गिव यू 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गई आपके पास 6। नाउ द मास ऑफ द 6 न्यूट्रॉन्स विल बी सेम एज दैट ऑफ द 3 न्यूट्रॉन्स एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल रिड्यूस टू 9। नया एटॉमिक मास है बच्चों 9। न्यू एटॉमिक मास विल बी 9। व्हाई? बिकॉज 6 न्यूट्रॉन्स मिला करके विल बी द सेम एज दैट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। 3 न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों, सो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 9। ओके, सो रिड्यूस इन एटॉमिक मास। अब रिडक्शन निकालना है आपको, तो रिडक्शन कैसे निकालेंगे आप, किस तरीके से, रिडक्शन इन एटॉमिक मास। लेट मी मेक इट क्लियर। रिडक्शन इन एटॉमिक मास दैट इज 12 माइनस 9 विच इज 3। ओके, सो परसेंटेज निकाल लेंगे बच्चों कैसे, 3 into 12 divided by 100। 3 into 100 divided by 12। ओके, सो इस तरीके से आप निकालेंगे बच्चों। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल गिव इट 25%।
सो बच्चों द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कि 25% बच्चों रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द सेम फॉर बोथ कैथोड एंड एनोड रेज? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द रेज, दे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय बोथ कैथोड एंड एनोड रेज। तो देखिए बच्चों, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विच सेज कि फर्स्ट दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, बिल्कुल सही। दे हैव द सेम चार्ज टू मास रेशियो फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, नो दिस इज नॉट राइट। हर एक का एक अलग चार्ज टू मास रेशियो होता है। दे प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। So the correct answer is option C. Moving to the next, preservatives are the substances used to preserve the food or biological specimens to prevent the damage. Choose the most appropriate preservative which is used to preserve biological specimen. बच्चों आपने लैब में गए होगे तो आपने जरूर देखा होगा कि कुछ स्पेसिमेंस रखे जाते हैं एक फ्लूइड में, राइट? वो होता है आपका प्रेजर्वेटिव। तो वो होता है आपका प्रेजर्वेटिव विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड। घर में भी हम जब खाना बनाते हैं तो वी यूज सम प्रिजर्वर्स, राइट? वी यूज सम प्रिजर्वेटिव्स। और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए भी जब आप लैब में जाएंगे, बायोलॉजी लैब में, तो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, दैट इज फॉर्मेलिन। बच्चों फॉर्मेलिन इज basically formaldehyde is well known as formalin. Formaldehyde is what? HCHO. That is your formaldehyde, which we call formalin, which is a 40% solution of formaldehyde. So it is used to preserve biological specimen and to prepare bakelite, a phenol formaldehyde resin, urea, formaldehyde glues and other polymeric products. So the correct answer for this question is option A, which is formalin. So these were the questions of chemistry, dear students. Now let's discuss the questions of biology. Hey guys, I hope all of your tests and exams would have gone really well. Let us quickly try to analyze what were the biology questions like and what are the real answers. Now you know trapped dust particles are pushed out of respiratory tract by. Now आपको पता है कि आपका respiratory tract जो है it is lined by ciliated epithelium or to be very exact pseudo stratified ciliated epithelium, है ना? तो बेटा वो pseudo stratified ciliated epithelium से lined है and because of that cilia beat करके जो mucus है उसको बाहर expel करते रहता है। Okay, so that was the correct answer. That was A. Next question, chromosomes are composed of. Now chromosomes beta, they're composed of DNA and the proteins that they wrap themselves around. That is proteins, that is histone proteins. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, histone proteins and the DNA. ठीक है, so correct answer was D. Very easy, right? Now, when food particles engulf via endocytosis, how does it get digested? Again, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपको पता है एक फूड वैक्यूल बनता है और फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, बट बिसाइड्स हैविंग दिस फूड वैक्यूल दे फ्यूज इट विथ लाइसोसोम। बेटा क्या काम होता है लाइसोसोम का? लाइसोसोम हैज डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इस एंजाइम के हेल्प से वो उसको डाइजेस्ट करता है। सो बी, दैट इज फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड इज फ्यूज्ड विथ द लाइसोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? फैगोलाइसोसोम। ठीक है। Assertion reason question, penicillin is classified as antibiotic drug. That is perfectly correct. Antibiotic, it can kill the bacteria. How? It can stop their cell wall formation. Reason क्या दिया है? Penicillin inhibits the biosynthetic pathway by which the bacteria makes a cell wall. That is absolutely correct. बिल्कुल सही है। The most prevalent internal energy reserve produced in higher autotrophs. Higher autotrophs. Autotroph खुद का खाना खुद से बनाते हैं. That means their source of carbon is organic. That is plants. Sorry, inorganic. That is plants. Now higher autotrophs. Plants. Plants में stored food क्या होता है बेटा? That is starch. है ना? Which is a polymer of glucose. The blood leaving the tissues become richer in leaving the tissues. Tissues का क्या काम है बेटा? They have to have energy, that is ATP, so that they can do all of their work. अब ये कैसे आएगा ऑक्सीजन ATP?
they have to do cellular respiration. Cellular respiration में oxygen खर्च हो जाती है, right? So that means they would be consuming oxygen and they would be releasing a lot of carbon dioxide. Next, herbivores have longer small intestine than carnivores. Herbivores में longer small intestine होता है, क्यों? Because आपको ही पता है बेटा that herbivores they eat a lot of cellulose, right? And because of that they need more time for them it to be digested, right? So meat is easier to digest, that is why, whereas cellulose it takes time to digest. Now the mathematics sir is going to discuss the maths वाला questions and I hope आपका वो भी section बहुत अच्छा गया हो. Hey guys, welcome to GoPrep's live online coaching for class 10. और बच्चों आज मैं आपके पास लेके आया हूँ कि यार GTSC slot 3 जो हुआ था उसका मैथ्स पोर्शन का हम यहाँ पर करेंगे डिस्कशन. I'll share with you all the questions और उनके एक्सप्लेनेशन भी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मेक श्योर आप मुझे कमेंट्स में बताएं बच्चों को पेपर कैसा गया है. विद दैट लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस 1 पूरी हमको वैल्यू निकालनी है इसमें इसकी. तो बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी है, आपको 3 वहां लेके जाना है, 3/2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3/2, मतलब कि सिर्फ रेसिप्रोकल लेना उसके बाद. तो 1 + 1 माइनस x इसकी वैल्यू 2/3. आप फिर 1 लेके जाओगे माइनस 1/3 आएगी इसकी वैल्यू, मतलब कि -3 वैल्यू है 1 माइनस x की, x आ जाएगा हमारा 4. तो करेक्ट आंसर इज x = 4, दैट इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110. तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने 9th में बहुत बार किया है. इसका सिंपल फॉर्मूला हमको अप्लाई करें 90 + हाफ एंगल है इज 110. तो हमारा आंसर आएगा 90 + 55 डिग्रीज, दैट इज 145 डिग्रीज. दैट्स ऑप्शन. नेक्स्ट बार देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 5 दे रखा है हमको, ठीक है. तो ये सेंटर है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया है दोनों केसेस में, और कॉर्ड्स की लेंथ मुझे 6 और 8 दे रखी है. तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूँ. तो बच्चों ये लेंथ 6 है और ये 8 है. पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो ये पूरी लेंथ है, तो मुझको हाफ अप्लाई करना है. तो ये लेंथ पूरी आ जाएगी 4 और ये लेंथ पूरी आ जाएगी 3. तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 4 - 3, दैट्स 1. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट 54,000 स्फेरिकल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 0.8 कैन फिल. तो लिखता रहता हूं मैं वैल्यूज यहाँ पर. 54,000 स्फेरिकल है, 4/3 पाई, रेडियस कितना है 0.8 क्यूब इन सेंटीमीटर्स. कैन फिल अ कोनिकल ग्लास हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r²h. ठीक है, तो कैन फिल अ कोनिकल ग्लास हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल. तो r² और h की जगह आप क्या डालोगे, r डालोगे. तो कर्व सरफेस एरिया निकालना. सबसे पहला काम हम यहाँ पे r निकालेंगे. हमको इन वैल्यूज को सॉल्व करके r की वैल्यू निकालनी है. पाई कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल करेंगे. एंड यहाँ से जब हम r की वैल्यू सॉल्व करके जब हमारे पास r निकल जाएगा, फिर हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज πr. l कैसे निकालोगे बच्चों, l निकालोगे आपको l निकालना है r² + h की जगह फिर r² रखोगे. l इज √2r. आपको ये वैल्यूज पुट करनी है. करेक्ट आंसर इज 2304 √2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. आपका आंसर आ जाएगा. आगे बढ़. A hemisphere of radius 21 centimeter is filled with milk. There is a hole in the bottom whose radius is 0.1. If rate of outflow from hole is given, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है. सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं हेमिस्फीयर की. तो कितनी आ जाएगी 2/3 पाई r³. रेडियस कितना है 21 क्यूब आ जाएगा. डिवाइड करेंगे, होल है बॉटम में तो उसका रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर. इफ रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द होल इज 0.7 दे रखा है हमको. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखना है उसका कितना एरिया से निकल पा रहा है. πr², सर्कुलर होल है, इसका रेडियस पता है, तो पाई r², 0.1 का स्क्वायर. और हाइट कितनी दे रखी है अपन को, लेंथ कितनी दे रखी है 0.7 पर सेकेंड. तो यहाँ पर 0.7. नेट हमको टाइम मिल जाएगा, दिस टाइम. हम इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 245 आवर्स. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट t = 245 आवर्स व्हिच इज 10 days 5 hours. देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा A 10 days 5 hours.
नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 45%, दैट मीन्स अगर पहले r था तो अब ये 1.45 टाइम्स r हो गया, तो कितना चेंज इन एरिया आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, पहले पाई आर स्क्वायर था अब कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर है साथ में 1.45 का स्क्वायर। ये 1.45 का जब आप बच्चे स्क्वायर करते हो तो आपको मिलता है अराउंड 110, मतलब कि ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, ये वैल्यू मिल जाएगी 211, जब आप इसका स्क्वायर करोगे 0.525 मिल जाएगी। ठीक है, इतना टाइम्स हो गया तो ऑब्वियसली अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 110.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हमको इसको मतलब इन शॉर्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर इस 4√5 को लिख दो 2 इंटू √5, हमको पता लग गया एक वैल्यू 2 है प्लस और एक √5 है, प्लस 8 को लिखना है 2 को लिखना ही आपको, साथ में एक √5 तो यहाँ पर है नहीं, 2 अलग कर दो, बचा कितना 2√3, दैट मीन्स एक वैल्यू 2√3 है, एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू √5 है। ये सिर्फ 2√3 से 12, √12 2 और √5 बताओ कहाँ है ये सब, ये सिर्फ बी में, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की पावर 1/3, एलसीएम लेने पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3/8 और यहाँ पर आ गया है 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 318 में 3 का रिमाइंडर छोड़ना है तो 315 एंड 739 में 4 का रिमाइंडर छोड़ना है 735। इन दोनों के हमको बच्चे क्या करने हैं, इन दोनों का हमें HCF निकालना है, तो कितना आता है इनका HCF, द करेक्ट आंसर इज 105। नेक्स्ट A and B are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कार्स ने स्टार्ट किया एक बार आमने सामने से और एक बार सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में गए तो टाइम कितना लगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड कैसे होगी, ऐड होगी, तो मान लिया x और y स्पीड है तो x प्लस वाई, सेम डायरेक्शन में है सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होगी, तो 1 आवर पे मिलते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150 अपॉन 1 दैट्स 150। फिर अगर ऑपोजिट में तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वो दिखेगा 150 और टाइम लगा 15 आवर्स, दैट मींस 10। तो x प्लस वाई एडिशन ऑफ सम ऑफ स्पीड्स इज 150, डिफरेंस इज 10, ऐड कर दो 2x आ जाएगा 160, x इज 80 एंड y इज 70, दैट्स ऑप्शन बी। Next the values of m and n so that x minus 1 x plus 2 both are factors, तो पहले x को 1 पुट करते हैं, तो 1 plus 3m plus 1 plus n minus 18 is 0, तो बच्चों ये आ जाएगा 3m plus n 1 और 1 2 minus 16 equal to 16 आना चाहिए। ठीक, 3m plus n हम यहीं पे वैल्यूज रख के देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हमारा C आ जाएगा। आप m को 3 रखो और n को आप 7 रखो, 16 आ रहा है 3m plus n। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, इसमें 21 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और टाइल्स का साइज दे दिया है, स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही करते तो सही रहेगा, तो 2100 और 1320 अपॉन 60 इंटू 60, ये हमारा आंसर आएगा। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 770। नेक्स्ट है एक ऐसी इक्वेशन जिसके जीरोस हो अल्फा बीटा प्लस, सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरो आएगा आपके पास 2 अल्फा बीटा एंड प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा कितना है अपने पास r बाय p है, माइनस 2r बाय p प्लस 2r बाय p, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमको निकल जाएगी r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर बच्चों अपने पास जाएगा a। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स √2 3√3 5√3 6 रूट, ऑब्वियसली बात साफ साफ दिख रहा है कि 5√3 ग्रेटेस्ट है और √2 स्मॉल है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट पूछा है हमसे कि
पेरीमीटर निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दे रखे हैं। क्या क्या डिस्टेंसेस हमारे पास 6, 9 और 12। तो मान लिया ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। तो ये ए, ये ए, ये ए, ठीक है। तो एरिया ए बी सी तो करके हम सारे, पहले मैं एरिया ट्रायंगल एओबी निकालता हूँ, तो वो जाएगा हाफ ए इंटू 12। फिर इस तरह हम बीओसी और एओसी निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल बीओसी हाफ 6 इंटू ए, और अगर आप एरिया ट्रायंगल एओसी निकालोगे तो वो हो जाएगा हाफ 9 इंटू 12, 9 इंटू ए। ऐड करना है इनको आपको ऐड करना है, और नेट एरिया आपको √3/4 ए स्क्वायर के इक्वेट करना है। आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी D54 √3, पेरीमीटर निकल जाएगा 3 के 54 √3। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x प्लस 2z, कैसे लिखो? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2z और माइनस 2 equal to 0. This can be factorized x minus 1 whole square z minus 1 whole square plus y square is 0. मतलब कि x sum of squares is 0. That means x 1 है, z 1 है और y 0 है। आपको क्या वैल्यू चाहिए? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 1 प्लस 1 प्लस 0 2 आ जाएगा भाई, सही आंसर A2 is the correct answer. नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। a दे रखा है 7 माइनस 4 √3 और b दे रखा है रेसिप्रोकल ऑफ a। तो यहाँ से b की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बच्चों, 7 प्लस 4 √3 आएगी। हमको वैल्यूज पुट करनी है, पहले वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 9ab लिख सकते हो, या फिर और नीचे भी a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है 14 है, पुट कर दो, आंसर निकाल लो, आपका आ जाएगा आंसर C 187/196। नेक्स्ट, इफ द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल की क्या कंडीशन होती है कि सी स्क्वायर जो होता है दिस मस्ट बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपको एक बार सी की वैल्यू रखनी है, आपको 20 मस्ट बी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। एक कंडीशन रखनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इन केस एक केस ऐसा लिए तो मैंने एक्स लार्जेस्ट है और एक 20 लार्जेस्ट है, तो इस केस में बच्चों अपना आंसर कितना आ जाएगा? द करेक्ट आंसर यू विल गेट x मस्ट बी ग्रेटर देन 15 बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 बट लेस देन 20। नेक्स्ट पे आते हैं 7x प्लस 4y और की वैल्यू 6 दे रखी है और 343x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू 210 दे रखी है। तो बच्चों इसको लिख दो x क्यूब प्लस y क्यूब लगा देते हैं इसके अंदर। 7x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब इज 210, ठीक है। ये करने के बाद इसमें a प्लस भी लगा दो, 7x प्लस 4y प्लस इंटू a स्क्वायर दैट इज 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस xy माइनस इनका प्रोडक्ट 28xy, ठीक है। आपको प्रोडक्ट ही निकालना है, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू 6। इसमें फिर से मैंने अप्लाई कर दिया x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको लिख दो 7x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस, अब आपको इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे माइनस प्लस 28xy प्लस हमको 28 इंटू 2xy ऐड करना पड़ेगा, 28 इंटू 2 दैट इज 56xy चाहिए, तो 56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 56 और 28 ये बन जाएगा 84 माइनस 84xy इक्वल्स टू 210। यहां से आपको xy की वैल्यू मिल जाएगी 1/84। B 1/84 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आप सारे के सारे क्वेश्चन देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन, सबको आप पावर्स में कन्वर्ट कर दो। इसको लिखो 2 की पावर 2 है, 20 को भी 2 की पावर, आप सबके 2 की पावर दे रहा हूं पहले में। तो न्यूमरेटर में देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2n है, 20 में से आएगा 4 आ रहा है, तो 2 की पावर 2m माइनस 2, 12 में से भी 4 आ रहा है, 2 की पावर 2m माइनस 2n, और फिर यहां से तो है ही नहीं, और डिनोमिनेटर में ये 2 की पावर 4m है। यहाँ पर देखो
ये 2 की पावर 2m, ये 2 की पावर 2m ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होके 4m से कट जाएंगे। ये 2n माइनस 2n कट जाएगा, मेरे पास 1/4 आ गया। इस तरह मैं 5 के लिए भी सॉल्व करूंगा, 3 के लिए भी सॉल्व करूंगा। करेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा 1/500। इसमें 3 की पावर नहीं आती, सिर्फ 5 की पावर और 2 की पावर आती है। So guys, stay tuned for the aptitude section. I'll be back with you all for the aptitude part. Till then, bye bye everyone. I hope सभी का पेपर अच्छा गया हो। Take care. Hello guys, I'm back with you with GTSC Slot 3 aptitude paper discussion। तो यार इस सेशन में मैं आपके साथ aptitude का पेपर दिखाने वाला हूँ आपको, जो GTSC Slot 3 में आया था। उसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे बच्चों, एंड वन बाय वन विल हैव अ लुक एट ऑल द क्वेश्चंस, और फिर हम उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। एंड आई वांट कि सारे बच्चे पेपर के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा रहा पेपर आपका। सो गाइस, दिस इज मी अभी अरोड़ा बैक विद यू ऑल, एंड लेट्स गेट गोइंग। फर्स्ट 41 क्वेश्चन है, a प्लस बी का मतलब है a is son of b and a minus b का मतलब है a is wife of b, then what does p plus r minus q mean? तो मतलब का यार देखो, p is son of r and r is wife of q, that means q is father of p। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा a is the correct answer for this question। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज। अगर आप देखोगे पैटर्न तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, +2 फिर +4 फिर +6 फिर +8, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम +10 21 +10 31 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा? ऑब्वियसली इट्स मिसाइल। एल तो दिख ही नहीं रहा कमिश्नर के अंदर, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसिडेंट, डिसॉल्व, डिसेंट, डिसोल्यूट, डिसोल्यूशन, इनको आपको डिक्शनरी अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो भाई सबसे पहले तो ई आता है तो 3 हो जाएगा, फिर आई आता है तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद V और U में पहले U आ जाता है। V और U में आपको चेक करना है, ठीक है, V और U में आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा हमारे पास? 4th आ जाएगा, डिसोल्यूट आ जाएगा। दोनों में U है, ऊपर V तो आखिरी में आएगा, तो 2 एंड में आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 5, फिर 2 आ जाएगा, 3 1 4 5 2, दैट्स B। नेक्स्ट, स्काई वॉज ब्लू, सी इज ब्लू, यहाँ से हम ब्लू निकाल लेंगे, फिर वॉस निकल जाएगा, फिर स्काई निकलेगा, फिर सी निकलेगा, फिर पीपल निकलेगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास सारे अगर मैं लिखूं तो पीपल मेरे पास आएगा 8, लाइक मेरे पास आ जाएगा 0, और बर्ड्स मेरे पास आ जाएगा 9। करेक्ट आंसर इज 809। नेक्स्ट पे आते हैं, अ गर्ल वॉक्स 50 मीटर टू द साउथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न्स लेफ्ट 20, तो ये 20 ये 50, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्थ गई 30, तो ये 30, फिर उसने वापस अपना घर जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये पड़ गया उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड रिपल इज 613382, लाइफ 8192, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? पिलर पी आ जाएगा मेरे पास, कंपेयर करने पे 3, आई आ जाएगा मेरे पास 1, और फिर मेरे पास एल की वैल्यू लाइफ से ले रहा हूं मैं, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ई हो जाएगा 2, और आर हो जाएगा 6। तो 318826 कौन सा हो गया? बी आ गया भाई, सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा फिगर सही बैठेगा? तो बिल्कुल यार, अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, और यहाँ पर ये फिगर पूरा होना चाहिए, और साथ ही में कुछ ऐसा फिगर ये वाला भी कंप्लीट होना चाहिए। क्वाइट विजिबल, ये तो बी है। नेक्स्ट, टाउन आर इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एच, ठीक है भाई, यहाँ पर एच, यहाँ पर आर, और ये कितना है? साउथ में है के, तो के यहाँ पर। अब के कौन सी डायरेक्शन में हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शंस में नहीं है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच रियल नंबर्स, नंबर ऐसे चाहिए जिसके पहले हमें कॉन्सोनेंट मिले फिर सिंबल मिले। तो कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल का हमें पैटर्न चाहिए, CNS। तो भाई कॉन्सोनेंट्स देखते हैं, P है, फिर अगले नंबर नहीं आया, S के बाद नंबर नहीं आया, B के बाद नंबर नहीं आया, A के बाद नंबर आया, A प्राइम नंबर, A इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, A इज अ वॉवल, C के बाद नंबर नहीं आया, Z के बाद नंबर नहीं आया, D के बाद नंबर नहीं आया, Q के बाद भी नंबर नहीं आया। तो बात खत्म, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कैंसल, डी करेक्ट हो जाएगा। So that guys, that was all in the aptitude section. I hope you find it very easy. Moreover guys, अगर आपके पास कोई feedback है, if you want to reach out to us, then you can write us at support@goprep.co, or you can call us on the given number on the screen. So that's me, Avi Arora, signing off. Bye bye everyone. Take care. See you next time.